नमस्कार। आज के इस डीप एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे अविश्वसनीय सफर पर निकलने वाले हैं ना, जो इंसान के कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड की एक जीती जागती मिसाल है। सीरियसली, ये कहानी बायोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच की लाइन को पूरी तरह से धुंधला कर देती है। और हाँ, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी कठोर वास्तविकता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे शरीर और दिमाग की असली लिमिट्स आखिर हैं क्या। तो शुरुआत में ही एक बहुत गहरा सवाल उठता है। क्या इंसान की जिद मेडिकल साइंस को हरा सकती है? आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी एक बड़े दार्शनिक टकराव के इर्द गिर्द घूमेगी। एक तरफ है शरीर का वो भयानक डैमेज जहां विज्ञान लगभग अपने हाथ खड़े कर देता है, और दूसरी तरफ है इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति। क्या होता है जब ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आते हैं? चलिए इसे डिकोड करते हैं। ओके, तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। भाग एक, भौतिकी और एक भयानक दुर्घटना, यानी जब विज्ञान के नियमों का सीधा प्रहार हुआ। बात अगस्त 1974 की है। एलीट भरतनाट्यम और ओडिसी डांसर सोनल मानसिंह उस वक्त जर्मनी में थीं और अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थीं। मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। एक ऐसी कलाकार जिनका शरीर ही उनका सबसे बड़ा टूल था। लेकिन फिर आई 24 अगस्त की वो खौफनाक शाम। जरा उस फिजिक्स को इमेजिन कीजिए। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई एक कार, अंधेरे में अचानक सड़क पर एक हिरन आ जाता है। गीली सड़क पर पूरी ताकत से ब्रेक लगता है और फिर शुरू होता है इनर्शिया और जी फोर्स का वो भयानक खेल। कार बेकाबू होकर पलट जाती है, पूरी तरह पिचक जाती है। अब सोचिए, उस झटके से अंदर बैठे एक इंसान के नाजुक शरीर का क्या हाल हुआ होगा। इस हादसे की गंभीरता को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही भव्य इमारत है जिसे सालों की तपस्या और अनुशासन से बड़ी सावधानी से तराशा गया है, लेकिन अचानक एक 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है और पलक झपकते ही वो शानदार इमारत मलबे में तब्दील हो जाती है। सोनल का शरीर भी ठीक वैसा ही था। सालों की ट्रेनिंग से बना एक परफेक्ट लयबद्ध ढांचा जो बस एक झटके में चकनाचूर हो गया। अब जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया ना, तो मेडिकल रिपोर्ट किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उनकी 12वीं वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी का एक बहुत अहम हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका था। 4 पसलियां और कॉलर बोन टूट चुकी थीं। मतलब शरीर का वो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ही ढह गया था जो हमें खड़ा रखता है। वो तो बस एक चमत्कार ही था कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड बच गई, वरना वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो सकती थी। अब जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और गहरी है। भाग 2, पहचान का गहरा मनोवैज्ञानिक संकट, या कहें तो एक नृत्यांगना के अस्तित्व की असली लड़ाई। देखिए, हॉस्पिटल में जो चल रहा था वो सिर्फ हड्डियों का टूटना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस था। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ तो लॉजिकल मेडिकल रियलिटी थी। डॉक्टर्स चाहते थे कि सर्जरी हो, रीढ़ में मेटल प्लेट्स डाली जाएं जिससे एक सुरक्षित जिंदगी की गारंटी मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ सोनल का फैसला हैरान करने वाला था। उन्होंने सर्जरी से साफ इनकार कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी जिद है, लेकिन ये कोई मेडिकल डिनायल नहीं था, बल्कि अपनी आर्ट को बचाने का एक साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्स था। मेटल प्लेट्स का मतलब था रीढ़ का वो लचीलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाना, और एक डांसर के लिए उसकी स्पाइन ही उसकी कोर आइडेंटिटी होती है। लेकिन बिना सर्जरी के हड्डियों को जोड़ने की कीमत क्या थी? गर्दन से लेकर कूल्हे तक एक 4 किलो का भारी भरकम एकदम सख्त प्लास्टर, और वो भी कुछ दिनों के लिए नहीं, महीनों तक। जरा सोच कर देखिए, उस अकल्पनीय शारीरिक बोझ और दर्द के साथ बिना हिले डुले बिस्तर पर पड़े रहना कितना खौफनाक रहा होगा। उस दौरान मॉन्ट्रियल के जाने माने डॉक्टर पियरे ग्रेवेल को भी डर था कि वो शायद कभी दोबारा डांस न कर पाएं। ये सुनकर सोनल के अंदर एक गहरा खालीपन आ गया। वो छत को घूरती रहती और सोचती, मैं किस लिए जिंदा हूं? डांस ही मेरी जिंदगी है। उनकी भूख मिट गई, नींद उड़ गई, क्योंकि उनका असली संघर्ष सिर्फ शारीरिक दर्द का नहीं था, बल्कि अपने वजूद को बचाने की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी। तो चलिए अब इस इमोशन सफर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उस हैवी साइंस को जिसने सब कुछ बदल दिया। भाग 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी और मानसिक दृढ़ता, जहां विज्ञान और इच्छा शक्ति का एक अद्भुत संगम होता है। 5 महीने बाद जब वो 4 किलो का प्लास्टर हटा तो लगा कि अब शायद राहत मिलेगी, लेकिन असली बायोलॉजिकल चैलेंज तो अब शुरू हुआ था, मस्कुलर एट्रोफी। 5 महीने तक शरीर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो मांसपेशियां पूरी तरह से सिकुड़कर लगभग मृतप्राय हो गई थीं। इसका मतलब ये था कि जब उन्होंने एक छोटी सी मूवमेंट करने की भी कोशिश की तो उन सोई हुई मांसपेशियों को दोबारा जगाने का दर्द इतना भयानक था कि वो लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाती थीं। तो यहां पर जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना,
वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये कोई मैजिक नहीं, एकदम प्योर साइंस है, जो उनकी जिद से चल रहा था। टूटी हुई तंत्रिकाओं यानी नर्व्स के बावजूद उनका दिमाग मांसपेशियों तक पहुंचने के लिए नए रास्ते बना रहा था। एक क्लासिकल डांसर की जो मेंटल कंडीशनिंग होती है ना, दर्द में भी मुस्कुराकर परफॉर्म करने की, वही अनुशासन यहां हावी हो गया। उनका ब्रेन सच में एक एलीट एथलीट की तरह काम कर रहा था। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत ही बिजी हाईवे है, यानी हमारी स्पाइन, और उस पर एक भयंकर लैंडस्लाइड हो गया है। मेन रास्ता तो बंद है, लेकिन क्या उनके दिमाग ने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उस मेंटल डिसिप्लिन ने दिमाग को मजबूर किया कि वो उन बंद रास्तों के आसपास नए बाईपास और पगडंडियां बनाए ताकि मसल्स तक सिग्नल पहुंच सके। और इन्हीं नए रास्तों के बनने में शरीर में जो तोड़फोड़ मच रही थी, वही वो असहनीय दर्द था। इस रिकवरी की टाइमलाइन को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगस्त 1974 में दुर्घटना हुई। 5 महीने तक भारी प्लास्टर में कैद रहीं। फिर हादसे के 6 महीने बाद का वो भावुक पल आया जब उन्होंने बचपन का सबसे बेसिक डांस स्टेप अडवू करने की कोशिश की। वो नहीं कर पाईं और लाचारी में रो पड़ीं। लेकिन बताए क्या, अगले ही दिन उन्होंने फिर कोशिश की और वो सफल रहीं। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस 30 मिनट से बढ़कर 2 घंटे तक पहुंच गई, दर्द सहते हुए, जिसने अप्रैल 1975 में उनकी ऐतिहासिक वापसी की मजबूत नींव रखी। और फाइनली अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे शानदार और विजयी हिस्से पर, भाग 4, कला, पुनर्जन्म और ऐतिहासिक जीत। यानी कैसे एक चमत्कार पूरी तरह से हकीकत में बदल गया। इस रिकवरी ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी को चौंका दिया था। जब सोनल वापस इंडिया आ रही थीं तो एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई। डॉक्टर पियरे ग्रेवेल, जो एकदम सख्त साइंटिफिक रूल्स फॉलो करते थे, उन्होंने अपनी फीस लेने से ही मना कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हें ठीक होते देखना ही काफी था। ये दिखाता है कि जब मेडिकल साइंस इंसान की उस स्पिरिट को देखता है ना, जो किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती, तो वो भी सम्मान से सिर झुका लेता है। और ये वापसी कितनी हिस्टोरिक थी, इसका अंदाजा आप 20 अप्रैल 1975 के उस दिन से लगा सकते हैं। बॉम्बे का मशहूर रंग भवन ओपन एयर ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। ग्रीन रूम में सोनल किसी बिगिनर की तरह नर्वस थीं, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर आईं, सब कुछ बदल गया। बिना रुके लगातार 2.5 घंटे तक उन्होंने वो ऊर्जा से भरी क्लासिकल परफॉर्मेंस दी। ये सिर्फ एक डांस नहीं था, ये एक पुनर्जन्म था और उस शरीर का सेलिब्रेशन था जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। परफॉर्मेंस के बाद जब संगीत रुका तो दर्शक पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। स्टेज पर शांत खड़ी सोनल के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उन्होंने बस एक लाइन कही, मैंने खुद को फिर से पा लिया है। और सच में ये एक लाइन उनकी पूरी यात्रा का सार है। उन्होंने सिर्फ अपनी टूटी हड्डियों को नहीं जोड़ा था, बल्कि उस गहरे साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी क्राइसिस को हराकर अपनी एग्जिस्टेंस को वापस छीन लिया था। ये पूरी बात मुझे इस बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी की याद दिलाती है कि एक कुचला हुआ गुलाब अपनी सबसे मीठी सुगंध तभी बिखेरता है जब जीवन उसकी परीक्षा लेता है ना? कमाल की बात। हम अक्सर अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए अपनी असली लिमिट्स को नहीं जानते, लेकिन जब कठिनाइयां हमें पूरी तरह से कुचलने की कोशिश करती हैं, तब जाकर हमारी वो असीमित क्षमता और वो असली ताकत बाहर आती है। तो आज की इस चर्चा के आखिर में मैं आपके लिए एक गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, यदि अचानक आपकी वो मुख्य पहचान जो आपके होने का एहसास कराती है, वो छिन जाए, तो क्या हमें शून्य से दोबारा उठने का साहस होगा? सोनल मानसिंह की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसानी दिमाग की ताकत किसी भी विज्ञान की सीमा से कहीं आगे जा सकती है। बस शर्त यह है कि आपकी जिद और आपका हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।